गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन। जैसा कि आपको विदित है, हम 10th क्लास हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का द राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप का लास्ट टॉपिक पूरा कर चुके हैं। और उस टॉपिक के बाद में नया टॉपिक जो हमारे सामने आया है वह यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो ये आप देखिए, आप किस प्रकार से ये जो आपका पोर्शन है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इसको हम आपके समक्ष तैयार कर रहे हैं। इसको आपको बिल्कुल शुरू से ही बताने के लिए किस प्रकार से क्या है। हेडिंग में वहाँ पर नोट कर चुका हूँ, तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा स्क्रीन को इधर कर दूँ मैं। अब आप देखिए, जर्मनी कैन द आर्मी बी आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन। यहाँ ये आपको बताया गया है किस प्रकार से क्या किसी देश की सेना उस देश का एकीकरण कर सकती है। क्या किसी देश की सेना उसका एकीकरण कर सकती है क्या। इसके अंदर आज हम इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ यही हमारा टॉपिक फोकस रखेंगे कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी किस प्रकार से हुआ, एक सेना का सुदृढ़ीकरण किया गया, उसका कंसोलिडेशन किया गया उसका, और किस प्रकार से एक ऐसे व्यक्ति को कमान दी गई जो इन चीज़ों के बारे में बहुत अनुभवी था, पारखी था। ये देखिए आप, तो ये आपके समक्ष है। आफ्टर 1948 1848 की बात है। नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवोल्यूशन। 1848 के बाद में जो राष्ट्रवाद की भावना यूरोप में जो पनपी थी वह डेमोक्रेसी और रिवोल्यूशन से आगे बढ़ चुकी थी। पहले का जो समय था वो रिवोल्यूशन और डेमोक्रेसी का था। लोग उसके माध्यम से अपनी भावनाएं उजागर कर रहे थे। आपने द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी में पढ़ा होगा आपने किस प्रकार से फ्रांस के क्रांतिकारियों ने अपने विचारों को वहाँ पर सबके सामने जग जाहिर किया, फिर उन विचारों पर आधारित सरकारें बनी। अब आप देखिए, आप nationalist sentiments were often mobilized by conservatives for promoting state power and achieving political domination over Europe। अब ज्यों ये विचार आगे बढ़ते जा रहे थे, किस चीज़ के, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। अब इन्हीं विचारों को ये जो रूढ़िवादी लोग हैं, कंजर्वेटिव लोग हैं, ये भी अभी इनको स्वीकार करने लगे। इनको ये लगने लगा कि जब तक हम इन विचारों को आगे हम महत्व नहीं देंगे तो भाई हमारा भी जो दबदबा है, हमारा भी जो एक प्रकार से होल्ड है इन जनता पर, इन पर ये कमज़ोर पड़ जाएगा और आगे जाके हमारा भी अस्तित्व मिट जाएगा। तो इन्होंने भी इस सिस्टम को शुरुआत करना शुरू कर दिया। अब यहाँ एक बात देखिए आप, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है वो भी जर्मनी से ही शुरू हुआ था। उसके अंदर आपको याद होगा, जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से उस वक्त प्रसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ को एक निमंत्रण दिया गया था। उनको कहा गया था कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल हेड आप बने इसके फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के, लेकिन उम्र दराज होने की वजह से, उम्र उनकी ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने इस उम्र के अंदर रिस्क लेने से मना कर दिया था। लेकिन अब ये मामला बदल चुका है। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा फोकस करेंगे कि किस प्रकार से क्या क्या हुआ। दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड, ये भी आप सब ने देखा है इन द प्रोसेस, प्रक्रियाओं के माध्यम से जर्मनी एंड इटाली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट। तो ये धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि जर्मनी और जो इटली है ये किस प्रकार से, आप ये देखेंगे कि एकजुट हुए, यूनिफिकेशन हुआ। एज यू हैव सीन, यहाँ पर आपको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में बातचीत बताई जाएगी कि वो जो राष्ट्रवाद की भावनाएं हैं वो मिडिल क्लास के लोगों के अंदर बढ़ी, पनपी, और उन्होंने प्रयास भी किया। ये वही प्रयास है जर्मन कॉन्फेडरेशन इनटू नेशन स्टेट गवर्न बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। यहाँ वही उसी की बात की जा रही है कि किस प्रकार से फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को बनाने के पीछे उनका उद्देश्य यही था कि जो 39 कॉन्फेडरेशन है प्रसा के साथ साथ और प्रसा मिला के हम कुछ नया बनाएं। लेकिन आपको पता है उस वक्त राजा के इच्छुक नहीं होने की वजह से ये काम आगे स्थगित हो गया। दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वाज हाउएवर रिप्रेस्ड हो गया, दबा दिया गया, कुचल दिया गया बाय द कंबाइंड फोर्सेज ऑफ मोनार्की। लो भैया, आपने उसकी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की लास्ट लाइन को आपने देखा होगा जिसमें लिखा हुआ था डिसबैंड, और उसमें भी था कि फोर्स को अंदर बुला लिया गया। ये भी था, यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि उनके इस प्रयास को कुचल दिया गया मोनार्की के द्वारा और मिलिट्री के द्वारा कुचल दिया गया। क्योंकि उस वक्त जो लार्ज लैंड ओनर थे, जो जंकर्स अपने आप को बोलते थे प्रसा के, उन्होंने राजा का सपोर्ट किया कि ये जो नई व्यवस्था आने वाली है ये हमारे लिए खतरनाक है। फ्रॉम देम ऑन प्रसा टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। अब क्या हुआ भाई,
समय परिस्थिति बदली जा चुकी थी। पुराना राजा था वो शांत हो चुका था, उनकी जगह नया राजा जो विलियम है, विलियम जो फर्स्ट है वो नया राजा बना, उसकी जगह अब वो नई सोच है, नया उसमें जोश है, उम्र है। अब नई सोच के साथ उसके दिमाग में नए विचार आए और नए विचारों को आगे फैलाने का काम किया। अब इसको ऐसे व्यक्ति की तलाश थी। मैं जर्मनी के बारे में आपको बता दूं, यहाँ की जो पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट का नाम रिक्सटाग है, जिसका जिक्र आगे आएगा, उल्लेख आएगा। तो मैं आपको बता दूं, जर्मनी की पार्लियामेंट का नाम रिक्सटाग है, जिसके 2 सदन है, 2 हाउसेज है। एक हाउसेज जो राजा महाराजा है उनका है, उनके जितने भी जो जमींदार है, नोबल्स है, जो लैंड ओनर्स है उनका है, और एक हाउस जिसके अंदर कॉमन लोग हैं वो चुने जाते हैं। इस प्रकार से रिक्सटाग के 2 पार्ट है। अब जो नया राजा बना था उसके लिए सेना का सुदृढ़ीकरण करने के लिए, उसका कंसोलिडेशन करने के लिए जो बजट है, बजट पारित करवाना था पार्लियामेंट से। अब पार्लियामेंट है वो कॉमन लोगों की उसमें संख्या ज़्यादा है, तो वो लोग उसमें हाँ नहीं कर रहे थे। इसलिए राजा विलियम फर्स्ट को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उसके कार्य को पूरा कर सके, और इसके अंदर नाम आता है ओटो वन बिस्मार्क। आपकी बुक में इसका जिक्र नहीं है क्योंकि मैं हिस्ट्री से पीजी हूँ, तो इसमें ये आगे हमने उस लेवल पे पढ़ा है। थोड़ी सी जानकारी आपको मैं दे दूँ। ओटो वन बिस्मार्क है, ये एक ऐसा बंदा है जिसको प्रसा के राजा ने लगभग 5 वर्षों के लिए फ्रांस का राजदूत बना के भेजा था। ओटो वन बिस्मार्क लगभग 5 वर्ष तक कि वो फ्रांस के दरबार में रहा, वहाँ की जो गतिविधियाँ क्या हुई थी क्या नहीं हुई थी उसके बारे में वो सारी जानकारी वो रखता था। और उसके बाद में ओटो वन बिस्मार्क को रूस के दरबार में भी राजदूत बना के भेजा था। तो ये भाई ओटो वन बिस्मार्क है, जिसको बाद में प्रमुख मंत्री के तौर पर जगह दी गई, इसको चुन लिया गया। ओटो वन बिस्मार्क है द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द पर्सन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। तो राजा को एक ऐसे शख्स की तलाश थी वो जो उसके काम को पूरा कर सके। तो मैंने बताया कि लगभग 5 साल वो रशिया के दरबार में राजदूत बन के रहा, एम्बेसडर बन के रहा, और लगभग 5 साल वह फ्रांस के दरबार में एम्बेसडर बन के रहा। तो राजा को ये लगा कि ये वो एक ऐसा बनता है कि उसके पास वहाँ का भी अनुभव और यहाँ का भी अनुभव है, क्यों ना हम इस व्यक्ति को यहाँ पर हम शामिल कर लें और इसको बड़ा पद दे दें, इसको आप जो भी है। तो इस प्रकार से वो जो वहाँ की कैबिनेट है उसका चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। आज के संदर्भ में ये जो चीफ मिनिस्टर है ये बोला जाता है मुख्यमंत्री के तौर पर पहले जितने भी जो मंत्री है, मंत्रियों में जो हेड है उसको चीफ मिनिस्टर बोला जाता था। तो वही ओटो वन बिस्मार्क को रशिया से बुलाया गया और कहा गया कि आप सेना का सुदृढ़ीकरण करें। उसके बारे में विस्तार से हमने पढ़ा भी, हमें की हिस्ट्री से, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं विस्तार से मैं बताना चाहूँगा आपको। तो भाई ये आया, राजा ने इसको भाई अपना चीफ मिनिस्टर बना दिया। इसने पहले तो लोगों को कहा कि जितने भी जो वहाँ पर जो मेंबर थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, भाई बात मान जाओ, मैं कुछ ऐसे करूँगा वो करूँगा। लेकिन भाई वहाँ के जो लोग थे, भाई हम हमारा पैसा, टैक्स का पैसा इस प्रकार से आपको खर्च नहीं करने देंगे। फिर इसने दूसरा दिमाग लगाया। इसने जो अपर हाउस था, अपर हाउस में जो लैंड लॉर्ड्स वगैरह जो भी थे, लॉर्ड्स वगैरह थे, उनसे उसने अपने क्या किया, उसने कहा भाई पार्लियामेंट की तो हाई चाहिए, तो पार्लियामेंट में हाई चाहिए, तो पार्लियामेंट में 2 सदन है भाई, तो ऊपर वाले सदन से हाँ करवा ली। अपना जो खर्चा है आर्मी का सुदृढ़ीकरण करने का, उसके लिए ऊपर वाले सदन से हाँ करवा ली, और उसके बाद में वो बजट निकाल लिया और सेना का सुदृढ़ीकरण करने लगा। इस प्रकार से वन मैन आर्मी, जिस प्रकार से हमारे भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना काम किया, उसी प्रकार से एक आयरन पॉलिसी के तहत यहाँ प्रसा में, जर्मनी तो बाद में नाम दिया जाएगा, यहाँ प्रसा के अंदर ओटो वन बिस्मार्क ने वो काम किया। लगातार 7 वर्षों में 3 इसने लड़ाई लड़ी इसने। तो ये जो लड़ाई इसने लड़ी है ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ, लास्ट में फ्रांस के साथ हुई, और इस प्रकार से प्रसा इसमें विजेता हुआ, और इस प्रकार से जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया। और ये जनवरी 1871, 18 जनवरी 1871 की बात है। जो प्रसा का राजा था विलियम फर्स्ट, उसको राजा घोषित कर दिया गया। वहाँ का एक बड़ा महल है, वर्सिलेस का महल, उस महल के अंदर इसको राजा घोषित कर दिया गया। लो साहब, मैंने आपको जानकारी बता दी। अब यहाँ पर आपके सामने 18 जनवरी 1873, 18 जनवरी 1871 है। ये साइड में फोटो दे रखी है, मैं आपको विस्तार से बताना चाहूँगा। तो यहाँ सबको बुलाया गया, असेंबली, यहाँ पर एक समारोह का आयोजन किया गया, सबको बुलाया गया, जितने भी राजकुमार है, जितने भी जर्मन स्टेट्स के हैं, जितने भी प्रतिनिधि आर्मी के हैं, बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स हैं, सबको बुलाया गया, जिसमें ओटो वन बिस्मार्क भी था।
और यहाँ पर इस गर्मा गर्म अनहीटेड हॉल वो मिरर से इसको पहले सोबर सिलीज यहाँ पे नया जो राजा है विलियम फर्स्ट, उसको एक नई उपाधि दी गई, उपाधि है काइजर। हिंदी वाली बुक में इसको काइजर बोलते हैं, ये टाइटल इसको दिया गया। और काइजर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रसा, इसको इस प्रकार से ये दिया गया। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जान के तौर पर, चीफ मिनिस्टर बनाया गया। चीफ मिनिस्टर ये पूरा अपने आप में आपका नोट्स आपके, तो ये चीफ मिनिस्टर इसको बनाया गया। और ये है ओटो वॉन बिस्मार्क। लो भाई, ये मैंने जानकारी आपको बता दी है। दूसरी जानकारी आपके समक्ष है कि 3 wars over 7 years, 3 wars over 7 years, 7 सालों में 3 लड़ाइयाँ लड़ी। तो ये जानकारी आपकी बुक में है, हम आपको बता रहे हैं। अब किसके साथ लड़ाई हुई इसकी? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। विद ऑस्ट्रिया, बहुत से बच्चे इसको ऑस्ट्रेलिया समझते हैं, ये गलत है भाई। ऑस्ट्रिया है, डेनमार्क है और एंड फ्रांस। लो भाई, एक जानकारी और आपको बता दें हिसाब से, तो ये हुआ 18 जनवरी 1871, 18 जनवरी 1871, और इसको नया नाम दे दी न्यू जर्मन एम्परर। इसको नया नाम दे दिया गया एम्परर। और ये है काइजर, आपकी बुक में दे रखा KEISR, काइजर विलियम। नाम तो विलियम था ही, पर इसको नया नाम दे दिया गया इसको आपसे। ये मैं रिपीट कर दूं, उसके बाद इसका मैप है वो भी आपको समझाएंगे। तो भाई यहाँ पर ये चीफ मिनिस्टर है ओटो वॉन बिस्मार्क, इसने 3 लड़ाइयाँ लड़ी, इसको भाई चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। इसके बारे में विस्तार से आपको मैं बता चुका हूँ किस प्रकार से ये फ्रांस के दरबार में राजदूत बन के रहा, फिर रशिया के दरबार में राजदूत बन के रहा। इसको बहुत अच्छा अनुभव था। 3 wars over 7 years, तो 3 लड़ाइयाँ लड़ी 7 सालों के अंदर। ये लड़ाइयाँ ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ। तो ये कूटनीति चलाने वाला सारा सब कुछ यही था। 18 जनवरी 1871 को नया राजा घोषित कर दिया गया, जर्मन एम्परर काइजर विलियम फर्स्ट। तो ये सब कुछ मैं आपको रिपीट कर चुका हूँ। अब ये नया जब कर दिया गया तो भाई कुछ किए गए। द न्यू स्टेट प्लेस्ड ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी। अब जैसे नया स्टेट बना तो भाई आपको ये भी नोट करना चाहिए कि भाई करेंसी के नए रूप में बना दी गई, बैंकिंग सिस्टम बना दिया गया, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम है, कानून व्यवस्था है वो जर्मनी में नए तौर पे बना दी गई। तो एक प्रकार से बच्चों ये जो सारा कुछ नया किया गया, तो इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि प्रसा मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस, प्रसा मेजर्स और प्रैक्टिसेस है प्रसा के, वो पूरे जर्मनी के लिए एक मॉडल बन गए, प्रारूप बन गए भाई, मॉडल बन गए भाई। जो रूल्स एंड रेगुलेशन ओटो वॉन बिस्मार्क ने प्रसा में लागू किए थे वो पूरे जर्मनी पे लागू इसने कर दिए थे। अब आप देखिए भाई, ये आपको एक जानकारी दे रखी है हिसाब से। यहाँ देखिए द प्रोक्लेमेशन ऑफ द जर्मन एम्पायर, जब 18 जनवरी 1873 को जब इसकी घोषणा की गई यहाँ पर, तो वहाँ की एक फोटो किसी ने ये पेंटिंग बनाई थी। तो इसमें बता रखा है एट द सेंटर स्टैंड्स द काइजर एंड द चीफ कमांडर ऑफ द पर्सन आर्मी जनरल वॉन रून। तो ये उनके बगल में ये बिस्मार्क खड़े हैं। ये तो ये जो मोनूमेंटल है ये उनको उनके बर्थडे पर, जब 70 साल के हो गए इनका 1885 में, तब उनके बर्थडे पर ये उनको ये पेंटिंग दी गई थी। ओटो वॉन बिस्मार्क को ये पेंटिंग दी गई थी। इस प्रकार से आप देखिए किस प्रकार से पूरा जर्मनी एकजुट हो चुका था। अब हम इसका नेक्स्ट पेज लेते हैं। यहाँ पर इसके बारे में फ़ोटो है ये, और ये आपको थोड़ा बताना ज़रूरी है कि जब तक ये हम आपको नहीं बताएंगे तब तक आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा आपकी। ये मैप, क्योंकि जब भी मैं सभी बच्चों से एक बात कहना चाहता हूँ कि जब भी आप इस यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को लिखें, ये आपका क्वेश्चन आ जाए, तो ये साथ में मैप बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए ये जो पूरा एरिया है, ये जो आपके सामने पूरा एरिया है, ये लो हमने बनाया इसको।
तो ये जर्मनी का ये जो पूरा एरिया, ये देखो जर्मनी का ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक, ये सारा जो एरिया है ये पूरा जर्मनी का है। इधर वाला ये जो एरिया है ये प्रसा का है, जो आपको बैंगनी कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा प्रसा का एरिया है। ये बाउंड्री मैं आपके समक्ष बना रहा हूँ इस प्रकार से, इसको आप देखिए आपके समक्ष से ही कहाँ कहाँ तक इधर आगे ये थोड़ी सी बाउंड्री है, इसलिए मैं इसको ले नहीं पा रहा इस प्रकार से। यहाँ देखिए आप, तो इसके अंदर ये आपको देखा प्रसा बिफोर 1866 से 1866 से पहले, ये जो बैंगनी कलर आपको दिखाई दे रहा है ये प्रसा का एरिया है। और ये ऑस्ट्रिया प्रसा के साथ लड़ाई हुई तो ये जो आपको ये येलो कलर में दिखाई दे रहा है ये एरिया उनसे लिया गया। और ये हरे कलर में कहीं कहीं आपको है तो ऑस्ट्रियन टेरिटरीज की जर्मनी कॉन्फ्रेंस 1867, तो इनसे ले लिया गया। फिर ये हरा कलर है गहरे वाला, तो ये प्रसा कर, हाँ, जो ये जर्मन कॉन्फेडरेशन 1867 में इसको जोड़ दिया गया। और एक आपका ये पिंक कलर का भी जैसे है ये, तो ये 1871 में इसको जोड़ दिया गया। लास्ट की जो लड़ाई हुई वो ये है, ये हिस्सा है। और ये हिस्सा, ये जो आपका इधर वाला ये जो हिस्सा है ये वो लड़ाई है, इसका जिक्र आपका आता है उसमें यूनिफिकेशन ऑफ इटाली के अंदर। ये आएगा, ये जरूर आएगा। ये क्यों आएगा हिसाब से ये, क्योंकि ये यहाँ पर इस प्रसा की सेना का मुकाबला करने के लिए फ्रांस के राजा ने यहाँ पर सेना बुला ली थी। और वो जो पेपल स्टेट है वो इसी वजह से वो सेना रहित हो गया था और उनकी यूनिफिकेशन ऑफ इटाली के अंदर वो मिल गया था, यही वो कारण है। तो इस प्रकार से देखो, वोन बाई प्रसा इन फ्रैंको प्रसा वार 1871, ये अंतिम लड़ाई थी। तो इस प्रकार से आपने देखा, इसका उल्लेख, मैप का उल्लेख करना ज़रूरी है। यहाँ पर एक कार्टून आपको बता रखा है कि ये यहाँ पर ये छवि बताई गई है, इसकी इमेज बताई गई है ओटो वन बिस्मार्क की, कैरिकेचर ऑफ ओटो वन बिस्मार्क इन द जर्मन रिजस्टाग। ये है मेरी REICHSTAG रिजस्टाग, ये पार्लियामेंट है। तो यहाँ पर ये 5 मार्च 1870 को ये बना के दिखाई गई थी हिसाब से कि भाई ओटो वन बिस्मार्क ने, ऐसे मान लो कि एक हाथ में उनके हंटर है और इस प्रकार से पूरे पार्लियामेंट को वो मैनेज कर रहा था। जो वो चाह रहा था उस प्रकार से सारे कार्य को करने के लिए वो अपने आप को मैनेज कर रहा था। एक बार इससे पहले कि हम इसको पूरा समाप्त मान लें, मैं वापस शुरू से आपके सामने इसको लेना चाहूँगा ताकि आपको ध्यान रहे कि ये हमने इसको पढ़ा। तो बच्चों, जैसे आप इसको शुरुआत करते हैं, ये शुरुआत तौर पे इसको लेते हैं, तो सबसे पहले आपको आपकी बुक में डायरेक्टली इसका नाम नहीं है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का आपको जिक्र करना पड़ेगा। आपको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का जिक्र एक बार हम रिपीट यहाँ भी नोट कर देते हैं, लिख देते हैं, ताकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाए, आप इसको समझ लो, कोई दिक्कत ना है आपके। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का उल्लेख आपको करना पड़ेगा। 18 मई 1848 की बात है, आपको याद है, उसमें 831 सदस्यों को चुना गया था मिडिल क्लासेस के द्वारा। याददाश्त आप सही रखें, पूरी रखें, ताकि आपकी दिक्कत ना आए। तो सबसे पहला जो जिक्र आपको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का करना ही पड़ेगा आपको, कि किस प्रकार से वो बनी, उसमें कितने जो मेंबर्स थे, वो सब कुछ आपको करना पड़ेगा। 18 मई, भाई याददाश्त तो आपकी सही होनी चाहिए। 1848 की बात है, 831 मेंबर चुने गए थे। इस प्रकार से ये पहला प्रयास था, उसी प्रयास के बारे में यहाँ पर ये दबाया गया है। बाद में इसको रिप्लेस कर दिया गया, इसको आपकी बुक में साफ साफ कुचल दिया गया, इसको रिप्लेस कर दिया गया। किसके द्वारा किया गया वो आपको पता ही है, नॉर्मली जंकर्स, ये यहाँ का ही वर्ड है, ये जर्मनी का वर्ड, जंकर्स के द्वारा। उसके बाद में इसका उल्लेख आता ओटो वन बिस्मार्क, ये भाई ये छवि ये नई बन गई इसकी, भाई ये आ गया ही। और ये आने के बाद में सारा काम हुआ, वो मैं आपके लास्ट वाले में जिक्र कर चुका हूँ, तो ये मैं जिक्र कर चुका हूँ, बार बार इसको जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके सामने है, ये कब क्या लड़ाई हुई सब कुछ आप बता रखा है। फिर 18 जनवरी, उसके बाद में ये 18 जनवरी आ गई, 18 जनवरी 1871 आ गया। और ये काइजर आपको पूरा दे रखा है अभी, किस प्रकार से जो काइजर विलियम फर्स्ट, इसको राजा घोषित कर दिया गया पूरी जर्मनी का। फर्स्ट इसको राजा है, किंग, एम्परर घोषित कर दिया गया इसको, एम्परर ऑफ जर्मनी, एम्परर ऑफ घोषित कर दिया गया इसमें। हाँ, पूरा बता रखा है हिसाब से, ऑफ जर्मनी।
ये घोषित कर दिया गया, जर्मनी का एम्परर इसको घोषित कर दिया गया। ये सब कुछ आपके सामने जो भी है, ये ओ है, मेरे दिमाग में थोड़ा डाउट था, मिटा दूँ इसको मैं, थोड़ा सही कर दूँ इसको मैं, EROR, कई बार कंफ्यूज हो जाता है। तो ये जर्मनी का मामला है, इसको घोषित कर दिया गया, इसको राजा घोषित किया गया। और लास्ट के अंदर एक बात वो भी है, ये अपने आप में रोल मॉडल, प्रसा बिकेम ए रोल मॉडल फॉर यूनिफाइड जर्मनी के लिए ये रोल मॉडल बन चुका था। तो ये सब कुछ हम आपको बता चुके हैं किस प्रकार से इनका योगदान है। ये एक पेंटिंग को दी गई, रोल मॉडल के तौर पे इसने काम किया। तो बच्चों, इस प्रकार से आज हमारा ये यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है, ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। हम 2 या 3 बार इसको रिपीट कर चुके हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपसे उम्मीद है, अब बार बार इसको देखें, लिखें, नोट्स बनाएं, तो और आप इस नॉलेज को आत्मसात करने का प्रयास करें। मुझे उम्मीद है इसी प्रकार से आप आर के जो है सर चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और करते रहेंगे और मुझे आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करते रहेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय श्री राम।